कहानी की शुरुआत में हमें सिंगापुर एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहां हम ब्रैड नाम के एक स्कॉटिश पायलट को देखते हैं जो तेजी से अपनी फ्लाइट की तरफ जा रहा होता है और साथ ही साथ वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से भी बात कर रहा होता है। तभी उसकी बेटी कहती है कि आज सुबह मैंने न्यूज देखी थी जिसमें बताया जा रहा था कि मौसम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है और साथ ही तूफान भी आने वाला है, जिस वजह से कई एयरपोर्ट पर आज की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है, इसलिए आपको भी अपनी फ्लाइट कैंसिल करके घर आना चाहिए। लेकिन ब्रैड जवाब देता है कि मैं पहले भी कई बार ऐसे खराब मौसम में सेफली उड़ान भर चुका हूँ, इसलिए तुम बिल्कुल भी मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। अपने पिता की यह बात सुनकर बेटी खुश हो जाती है और कॉल काट देती है। उसके बाद ब्रैड प्लेन की कॉकपिट में आकर को पायलट से मिलता है जिसका नाम डेल होता है। को पायलट थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि आज वह पहली बार कमर्शियल फ्लाइट उड़ाने वाला था। तभी एक एयर होस्टेस आकर ब्रैड को बाहर बुलाती है, जहां एक पुलिस अफसर ब्रैड को बताता है कि इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक कातिल को अपने साथ ले जाना होगा जिसका नाम टोनी है और वह बहुत ही ताकतवर और खतरनाक इंसान है जिस पर मर्डर का केस है और अब इस फ्लाइट के जरिए दूसरे देश ले जाकर उसे उम्र भर कैद के लिए जेल में डाला जाएगा। तभी ब्रैड पुलिस अफसर से कहता है कि मैं बाकी पैसेंजर्स को डराना नहीं चाहता, इसलिए तुम कोई दूसरा तरीका निकाल लो। इस पर पुलिस अफसर कहता है कि मुझे अफसोस है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, पर मैं उसके साथ एक पुलिस अधिकारी दे रहा हूं जो उसके साथ हमेशा मौजूद रहेगा। आखिरकार ब्रैड मान जाता है और टोनी को सबसे लास्ट वाली सीट्स में बिठा देने को कहता है ताकि बाकी पैसेंजर्स को कोई परेशानी ना हो। उसके बाद सभी पैसेंजर्स अपने सीट्स पर बैठ जाते हैं और ब्रैड जहाज के स्टाफ के पास आकर सभी पैसेंजर्स का जायजा लेता है कि सभी पैसेंजर्स आ गए हैं। सब कुछ चेक करने के बाद ब्रैड फ्लाइट को टेक ऑफ कर लेता है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ब्रैड जहाज को ऑटो पायलट पर लगाकर को पायलट के साथ अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगता है। ब्रैड डेल को मोबाइल में अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है कि उसका नाम डेनियला है और वह कैलिफोर्निया में पढ़ती है। साथ ही कहता है कि मेरी वाइफ भी इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए हमारा इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई भी नहीं है। शुरुआत में फ्लाइट भी नॉर्मल तरीके से फ्लाई कर रही थी। दूसरी तरफ फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स सफर का मजा ले रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ देर बाद उनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। तभी ब्रैड को खराब मौसम अलर्ट दिखाई देता है और प्लेन भी हल्के से झटके लेने लगता है, जिस वजह से ब्रैड परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट बांधने के लिए अनाउंस करता है और रेडियो के जरिए वह कंट्रोल टावर को 40,000 फीट नीचे जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से यहाँ के सारे रेडियो काम करना बंद कर देते हैं। तभी अचानक बिजली का तेज झटका प्लेन से आकर लगता है, जिस वजह से प्लेन में जोर जोर से झटके लगते हैं और सारे अलार्म बज उठते हैं। पैसेंजर्स का हाल देखने के लिए ब्रैड केबिन से बाहर जाता है। पैसेंजर्स को देखकर उसे थोड़ा सा सुकून मिल जाता है क्योंकि सभी पैसेंजर्स सेफ थे, पर यहाँ अब धीरे धीरे लाइट बंद होती जा रही थी। तभी प्लेन को एक और जोरदार झटका लगता है जिससे ब्रैड का सिर सामने छत से टकराकर ब्रैड नीचे गिर जाता है और उसके माथे पर चोट लग जाती है। इस मौजूदा हाल को देखते हुए सभी पैसेंजर्स की हालत खराब होने लगी थी। ब्रैड तेजी से वापस केबिन में जाता है और दोनों फ्लाइट को संभालने में लग जाते हैं। ये उनके लिए काफी मुश्किल टाइम था। मौसम खराब होने की वजह से उन्हें आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी ब्रैड फिर से रेडियो के जरिए कंट्रोल टावर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी उसकी बात नहीं हो पाती। ब्रैड को पायलट से कहता है कि सारे सिस्टम फेल हो गए हैं और हम बैटरी पर हैं। हमें प्लेन को तुरंत नीचे लाना होगा क्योंकि अगर पावर खत्म हो गया तो पूरा प्लेन तबाह हो सकता है। तभी यह लोग फौरन प्लेन का एल्टीट्यूड कम करने लगते हैं और प्लेन तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। तभी एयर होस्टेस सभी पैसेंजर्स को सीट पर ही बैठे रहने की रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन प्लेन के अंदर मौजूद सभी पैसेंजर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी क्रिमिनल टोनी के साथ जो पुलिस अफसर आया होता है उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है। वो अपने मोबाइल फोन को उठाने के लिए अपना सीट बेल्ट खोल लेता है, जिसकी मदद करने के लिए एक एयर होस्टेस भी अपना सीट बेल्ट खोलकर आगे आती है। अब क्योंकि प्लेन तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था, जिस वजह से जैसे ही उनकी सीट बेल्ट खुलती है वो दोनों तेजी से ऊपर की तरफ उछलकर छत से जा टकराते हैं। टक्कर इतनी भयानक होती है कि दोनों की वहीं तुरंत मौत हो जाती है। इसी बीच प्लेन पहले से बहुत नीचे आ चुका होता है और जैसे तैसे करके दोनों पायलट स्थिति को संभाल लेते हैं, मगर अब प्लेन के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो उड़ान जारी रख सके। नतीजा ये होता है कि ब्रैड के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है और वो प्लेन को समंदर में ही उतारने का तय करते हैं। तभी अचानक उन्हें दूर एक आइलैंड नजर आता है, जिसे देखकर ब्रैड फौरन प्लेन का रुख उस आइलैंड की तरफ मोड़ लेता है और वहीं लैंड करने का फैसला कर लेता है। कई मुश्किलों के बाद दोनों इस आइलैंड पर मौजूद एक रोड पर फाइनली इमरजेंसी लैंडिंग कर लेते हैं। लकीली सभी पैसेंजर्स सेफ थे और किसी को भी चोट नहीं आई थी, जिससे ब्रैड राहत की सांस लेता है। तभी प्लेन के पीछे वाले हिस्से में शॉर्ट सर्किट होता है, जिसे देखकर ब्रैड खतरा भांप लेता है और सभी पैसेंजर्स को प्लेन से उतरने को कहता है। थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस कैप्टन ब्रैड को बताती है कि क्रिमिनल टोनी के साथ वाला पुलिस अफसर मारा गया है और एक एयर होस्टेस की भी मौत हुई है। यह सुनकर ब्रैड बहुत ज्यादा निराश हो जाता
जाता है और साथ ही वो सभी पैसेंजर्स को सेफली बाहर निकालने का आश्वासन देता है। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी के मालिक को पता चलता है कि उनका एक विमान अचानक रेडार से गायब हो गया है। काफी समय बीत जाने के बाद भी विमान के सुरक्षित उतरने की कोई जानकारी मिली नहीं है। ऊपर से रेडियो सिस्टम बंद होने की वजह से पायलट से संपर्क भी पूरी तरह टूट चुका है। इसी वजह से एयरलाइन कंपनी का मालिक तुरंत स्कार्सडेल नाम के एक अनुभवी रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है जो ऐसे फंसे हुए लोगों का पता लगाने में माहिर होता है। मालिक उससे कहता है कि मुझे मेरे विमान की पूरी जानकारी चाहिए, पता लगाओ कि वह आखिर कहां गया और उसके साथ क्या हुआ, उसके वर्कर्स और सभी पैसेंजर्स कहां हैं। जिसके बाद रेस्क्यू एक्सपर्ट अपने काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ सभी पैसेंजर्स यही सोच रहे थे कि आखिर उन्हें इस जगह पर क्यों उतारा गया। तभी ब्रैड सभी पैसेंजर्स को एक साथ बुलाकर बताता है कि खराब मौसम की वजह से हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। प्लेन में अभी थोड़ी बहुत बिजली बची हुई है जिससे हम जरूरी चीजें ठीक करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग शांत रहें और बिल्कुल भी घबराएं नहीं, हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। इतना कहकर ब्रैड वापस प्लेन के पास जाता है और उसे ठीक करने में लग जाता है, लेकिन जांच करने पर उसे पता चलता है कि प्लेन में पावर बहुत कम बची है, इसलिए अब उनके पास मदद आने का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर दोनों मैप निकालकर अपनी लोकेशन पता करने लगते हैं ताकि समझ सकें कि वे आखिर किस जगह पर फंसे हैं। तभी ब्रैड का को-पायलट नक्शा देखकर कहता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर हैं। यह इलाका बेहद खतरनाक माना जाता है। यहाँ रहने वाले लोग किसी सरकार या कानून को नहीं मानते। अगर हम उनके हाथ लग गए तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी और तब हमारी गवर्नमेंट भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। ये सुनते ही ब्रैड कहता है कि किसी भी तरह हमें अपनी रेस्क्यू टीम तक खबर पहुंचानी होगी क्योंकि यहाँ से निकलने का यही एक तरीका है। फिर ब्रैड सभी पैसेंजर्स के पास जाकर बताता है कि खराबी के कारण रेडियो काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। वह सबको भरोसा दिलाता है कि हम आइलैंड के दूसरी तरफ जाकर कोई रेडियो ढूंढेंगे, कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन बताएंगे और रेस्क्यू टीम को यहाँ भेजने के लिए कहेंगे। इसके बाद ब्रैड एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। ब्रैड कहता है कि मेरे साथ टोनी जाएगा। इतना कहकर वह उसकी हथकड़ी खोल देता है। फिर वह अपने को पायलट से कहता है कि तुम प्लेन का पावर ठीक करने की कोशिश करो, मैं किसी भी तरह रेस्क्यू टीम तक हमारी खबर पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसके बाद ब्रैड और टोनी रेडियो की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में टोनी उस पर भरोसा करने के लिए ब्रैड का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी ग्रुप को दिखाया जाता है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचता है और अपने लीडर को बताता है कि इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से एक प्लेन इस आइलैंड पर उतरा है जिसमें अलग अलग देशों के कई लोग मौजूद हैं। ये सुनते ही लीडर उसे कुछ पैसे देता है और अपनी पूरी टीम को तैयार रहने का आदेश देता है। दूसरी तरफ जंगल में चलते हुए टोनी ब्रैड से पूछता है कि तुमने मुझे आजाद क्यों किया और मुझे कहां ले जा रहे हो। इस पर ब्रैड कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से बाकी लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता क्योंकि इस आइलैंड पर एक बेहद खतरनाक आतंकवादी ग्रुप मौजूद है। ब्रैड आगे कहता है कि इस ग्रुप का सामना तुम्हें मेरे साथ मिलकर करना होगा। इस पर टोनी बताता है कि उसका मिलिट्री बैकग्राउंड है और वह कई साल तक यूएस मिलिट्री में ड्यूटी कर चुका है। कुछ देर बाद अचानक पीछे से टोनी की आवाज आनी बंद हो जाती है। जब ब्रैड मुड़कर देखता है तो टोनी वहां नहीं होता, वह मौका पाकर वहां से भाग चुका था। इसके बाद ब्रैड अकेले ही जंगल में आगे बढ़ने लगता है। चलते चलते उसे एक सुनसान फैक्ट्री दिखाई देती है। वहां अंदर जाकर उसे एक टेलीफोन मिल जाता है, लेकिन वह पुराने जमाने का फोन पूरी तरह खराब पड़ा था। टेलीफोन मिलने के बाद ब्रैड उसके कटे हुए तार जोड़ने लगता है और कुछ ही देर में फोन चल पड़ता है। वह तुरंत कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी लोकेशन और पूरी स्थिति बता देता है, लेकिन लाइन में दिक्कत होने की वजह से सामने वाले तक उसकी आवाज साफ नहीं पहुंच पाती। इसी कारण हेल्पलाइन वाले कॉल काट देते हैं। तभी ब्रैड को एक तरीका सूझता है। वह अपनी बेटी को कॉल करता है और अपनी लोकेशन व बाकी जरूरी जानकारी एक कागज पर लिखकर उसके ऑफिस पहुंचाने के लिए कहता है। तभी बात करते करते पीछे से एक आदमी उस पर हमला कर देता है। ब्रैड काफी मशक्कत के बाद उसे काबू कर लेता है और मारकर बेहोश कर देता है। तभी उसे एहसास होता है कि इस कमरे की तरफ एक और आदमी आ रहा है, इसलिए वह तुरंत छिप जाता है। लेकिन वह आदमी कोई और नहीं बल्कि टोनी था। उसने कई गुंडों को मारकर उनके हथियार अपने कब्जे में ले लिए थे। वह ब्रैड को आवाज देकर कहता है कि डरो मत, बाहर आ जाओ। जब ब्रैड सामने आता है तो टोनी उसकी सुरक्षा के लिए उसे एक रिवॉल्वर दे देता है। इसके बाद दोनों फैक्ट्री के नीचे वाले फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक कैमरा मिलता है। कैमरा की रिकॉर्डिंग और वहां पड़े पासपोर्ट देखकर उन्हें पता चलता है कि इस लोगों को किडनैप करके उनके परिवार से भारी फिरौती मांगते हैं, लेकिन पैसे मिलने के बाद भी वे उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते बल्कि मार डालते हैं। यह देखकर ब्रैड समझ जाता है कि उनके पैसेंजर्स भी बड़े खतरे में हैं। इसके बाद दोनों फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं जहां उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है। यह उसी आतंकवादी की गाड़ी थी जिसे कुछ देर पहले ब्रैड ने मार गिराया था। फिर दोनों उसी गाड़ी में बैठकर पैसेंजर्स की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सभी पैसेंजर्स ब्रैड का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि वह मदद लेकर लौटेगा। तभी उन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही सभी खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि रेस्क्यू टीम आ गई है, लेकिन वहाँ रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि
क्योंकि इस आइलैंड के आतंकवादी पहुंच चुके थे। वे लोग गोलियां चलाकर सभी पैसेंजर्स को डराने लगते हैं। गोलियों की आवाज ब्रैड और टोनी तक भी पहुंच जाती है। यह सुनते ही दोनों गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देते हैं और जितनी जल्दी हो सके प्लेन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इधर आतंकवादी ग्रुप का लीडर एयर होस्टेस से सभी पैसेंजर्स की लिस्ट मांगता है। डर के मारे वह तुरंत लिस्ट उसे दे देती है। फिर गैंग का एक आदमी को पायलट से पूछता है कि तुम्हारा सीनियर पायलट कहाँ है। इस पर को पायलट बताता है कि वह किसी काम से जंगल की तरफ गया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा। तभी ब्रैड और टोनी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। हालांकि दोनों दूर से छिपकर यह सब देख रहे थे। इसी बीच एक औरत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन आतंकवादी उसे गोली मार देता है। ये देखकर ब्रैड उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टोनी उसे रोकते हुए कहता है कि शांत रहो, अभी बाहर निकलना सेफ नहीं होगा। गैंग का लीडर सभी पैसेंजर्स को एक बस में बैठा देता है और अपने 2 आदमियों को वहीं छोड़कर कहता है कि प्लेन के अंदर जो भी कीमती सामान है सब निकाल लाओ। इसके बाद पूरा गैंग पैसेंजर्स को लेकर अपने अड्डे की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके जाते ही ब्रैड टोनी पर गुस्सा करने लगता है। वह कहता है कि वे लोग हमारे पैसेंजर्स को अपने साथ ले गए और तुमने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। इस पर टोनी उसे समझाता है कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, अगर तुम चले भी जाते तो अकेले इतने लोगों का सामना नहीं कर पाते। इसके बाद दोनों प्लेन की तरफ बढ़ते हैं और उन 2 गुंडों को पकड़ लेते हैं जो अंदर से कीमती सामान चुरा रहे थे। ब्रैड रिवॉल्वर दिखाकर उनसे पूछता है कि उनका लीडर पैसेंजर्स को कहां लेकर गया है। तब उनमें से एक बताता है कि यहाँ से कुछ दूर उनका एक अड्डा है और सभी वहीं गए हैं। दूसरी तरफ ब्रैड की बेटी ब्रैड का लिखा हुआ पेपर रेस्क्यू एक्सपर्ट को दे देती है। उस पेपर पर प्लेन की लोकेशन और बाकी जरूरी जानकारी लिखी होती है। रेस्क्यू एक्सपर्ट सैटेलाइट की मदद से प्लेन की सही लोकेशन पता कर लेता है। उसे मालूम चलता है कि प्लेन एक आइलैंड पर फंसा हुआ है। साथ ही यह भी पता चल जाता है कि उस आइलैंड पर एक खतरनाक आतंकवादी ग्रुप मौजूद है। इसके बाद वह अपनी प्राइवेट आर्मी के कैप्टन को कॉल करके पूरी सिचुएशन बताता है और तुरंत उस आइलैंड पर जाने के लिए कहता है। कैप्टन बिना देर किए तैयार हो जाता है। फिर वह अपने साथियों के साथ पैसों से भरा हुआ एक बैग और कई वेपन्स के बैग गाड़ी में रखकर आइलैंड के लिए निकलने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ ब्रैड देखता है कि आतंकवादियों के ले जाने से पहले को पायलट प्लेन का पावर सिस्टम ठीक कर चुका है। अब प्लेन में दोबारा बिजली आ चुकी थी। यह देखकर ब्रैड राहत की सांस लेता है। इसके बाद वह आने वाली प्राइवेट आर्मी टीम के लिए अपनी यूनिफॉर्म पर एक मैसेज लिखकर छोड़ देता है और टोनी के साथ उस जगह की तरफ निकल पड़ता है जहां आतंकवादी सभी पैसेंजर्स को लेकर गए थे। जंगल का रास्ता पार करके दोनों उनके अड्डे तक पहुंच जाते हैं। फिर गाड़ी से उतरकर चुपके से अंदर घुसते हैं। वहां वे देखते हैं कि गुंडे पैसेंजर्स को डराकर उनकी वीडियो बना रहे हैं ताकि उन्हें उनके परिवार वालों को भेजकर उनसे फिरौती के पैसे वसूल सकें। दूसरी तरफ रेस्क्यू एक्सपर्ट की भेजी हुई प्राइवेट टीम भी प्लेन तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। इसलिए टीम का कैप्टन प्लेन के अंदर जाकर जांच करता है। वहां उन्हें 2 लोगों की लाशें दिखाई देती हैं। ये वही लोग थे जिन्हें गैंग के लीडर ने प्लेन से कीमती सामान लाने के लिए छोड़ा था, लेकिन ब्रैड ने उन्हें मार गिराया था। तभी कैप्टन को ब्रैड का छोड़ा हुआ मैसेज भी मिल जाता है जिसमें आतंकवादी गैंग के अड्डे तक पहुंचने का रास्ता लिखा होता है। दूसरी तरफ आतंकवादियों के अड्डे पर ब्रैड और टोनी छिपकर उन पर नजर रखे हुए थे। मौका मिलते ही दोनों पीछे से आकर 2 आतंकवादियों को चुपचाप मार गिराते हैं। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं। इसी कमरे में सभी पैसेंजर्स को बंद करके रखा गया था। ब्रैड उन्हें छुड़ाना चाहता था, लेकिन वहां कई गार्ड पहरा दे रहे थे और उसके पास दरवाजे का ताला खोलने की चाबी भी नहीं थी। इसके बाद दोनों एक एक करके सभी गार्ड को मार गिराते हैं। वहीं टोनी हथौड़ा उठाकर कई गार्ड को उसी से खत्म कर देता है। फिर ब्रैड एक गार्ड से चाबी लेकर कमरे का ताला खोल देता है और सभी पैसेंजर्स को बाहर निकाल लेता है। वह उनसे कहता है कि जल्दी से उसी बस में बैठ जाओ जिसमें आतंकवादी तुम्हें यहाँ लेकर आए थे। ये सुनते ही सभी पैसेंजर्स फौरन बस में जाकर बैठ जाते हैं। तभी टोनी ब्रैड के पास आकर बताता है कि यहाँ से बाहर जाने का गाड़ी वाला सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन वहाँ कई गुंडे बंदूकें लेकर खड़े हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो तुरंत गोलियां चलाना शुरू कर देंगे। जब ब्रैड पैसेंजर्स की तरफ देखता है तो सभी बुरी तरह डरे हुए होते हैं। तभी वह अपनी जान की परवाह किए बिना एक बड़ा फैसला करता है। ब्रैड टोनी से कहता है कि मैं उन सभी आतंकवादियों का ध्यान अपनी तरफ खींचूंगा और तुम इसी मौके का फायदा उठाकर सभी पैसेंजर्स को यहाँ से निकाल लेना। पहले टोनी उसे ऐसा करने से मना करता है। वह कहता है कि वे लोग तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन ब्रैड जवाब देता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यह सुनकर टोनी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद ब्रैड खुद आतंकवादियों के सामने पहुंच जाता है। वह गैंग के लीडर से कहता है कि मैंने मदद के लिए खबर भेज दी है, कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंच जाएगी, इसलिए सभी पैसेंजर्स को जाने दो। उसकी बात सुनकर गैंग के सभी लोग हंसने लगते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। तभी गैंग का लीडर कहता है कि मैं बिना पैसों के किसी को नहीं छोड़ता। जैसे ही वे लोग ब्रैड को मारने वाले होते हैं तभी प्राइवेट रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती है और आतंकवादियों पर हमला बोल देती है। काफी देर तक दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। आखिरकार रेस्क्यू टीम गैंग के कई लोगों को मार गिराती है, साथ ही ब्रैड को छुड़ाती है और उसे बस में बैठाकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ गैंग का लीडर देखता है कि उसके कई साथी मारे जा चुके हैं, जिनमें उसका छोटा भाई भी शामिल था। यह देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो जाता
जाता है और कसम खाता है कि वह इन लोगों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। गैंग का लीडर अपनी टीम से कहता है कि जल्दी तैयारी करो, हम अभी इन लोगों के पीछे निकलेंगे और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ बस में प्राइवेट टीम का कैप्टन सबको बताता है कि हम सिर्फ 5 लोगों की एक छोटी प्राइवेट टीम है, हमें सिर्फ तुम लोगों को बचाने के लिए भेजा गया है, हम असली रेस्क्यू टीम नहीं है। रेस्क्यू टीम को यहाँ पहुँचने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। ये सुनकर ब्रैड घबरा जाता है और कहता है कि हमारे पास इंतजार करने का समय नहीं है, गैंग वाले जल्द ही हमारे पीछे आ जाएंगे और देखते ही हमला कर देंगे। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। प्लेन के पास पहुंचते ही वह सभी पैसेंजर्स से कहता है कि प्लेन में पावर वापस आ चुकी है, इसका मतलब अब इसे स्टार्ट किया जा सकता है और हम तुरंत यहाँ से निकल सकते हैं, इसलिए आप सब बिना देर किए प्लेन में बैठ जाइए। हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम यहाँ रुके तो आतंकवादी हमें मार डालेंगे। ये सुनते ही सभी पैसेंजर्स फौरन प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं। इस बीच ब्रैड प्लेन की पूरी जांच करने में लग जाता है, जबकि प्राइवेट टीम के लोग आने वाले हमले के लिए पहले से तैयार रहते हैं। तभी अचानक आतंकवादी ग्रुप वहां पहुंचकर हमला बोल देता है। उन्हें देखते ही प्राइवेट टीम जवाबी फायरिंग शुरू कर देती है और दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी होने लगती है। लेकिन प्राइवेट टीम के पास बेहतर हथियार थे, इसलिए वे कई गुंडों को मार गिराते हैं। तभी ब्रैड जल्दी से प्राइवेट टीम के लीडर से कहता है कि मैं अगले 5 मिनट में प्लेन स्टार्ट कर दूंगा, इसलिए तुम लोग भी समय रहते प्लेन में चढ़ जाना। इसके बाद ब्रैड टोनी के पास जाकर उसका धन्यवाद करता है कि उसने मुश्किल समय में उसका साथ दिया। फिर गोलियों से बचते हुए वह प्लेन के अंदर पहुंचता है, अपने केबिन में बैठता है और को पायलट के साथ मिलकर प्लेन स्टार्ट करने की तैयारी में लग जाता है। दूसरी तरफ टोनी की गोलियां खत्म हो जाती हैं। जब वह बुलेट्स ढूंढने के लिए प्राइवेट टीम का बैग खोलता है तो उसे वहां पैसों से भरा एक बैग दिखाई देता है, लेकिन उस समय वह पैसों को छोड़कर दूसरे बैग से गोलियां निकालता है और फिर से आतंकवादियों पर हमला करने लगता है। दूसरी तरफ ब्रैड भी प्लेन को सही दिशा में घुमा देता है। अब प्राइवेट टीम के सोल्जर्स एक एक करके प्लेन में चढ़ने लगते हैं और टोनी उन्हें कवर फायर देता रहता है। पावर वापस आने की वजह से रेडियो भी चलने लगता है। तभी प्लेन कंपनी का मालिक ब्रैड से कहता है कि वह उसे एक सुरक्षित जगह बताएगा जहां वह प्लेन लेकर जा सकता है। थोड़ी ही देर में सभी लोग प्लेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन टोनी नहीं चढ़ता। वह पैसों से भरा बैग उठाकर वहां से भागने लगता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वह प्लेन के साथ वापस गया तो पुलिस उसे फिर से गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। गैंग का लीडर अपने साथियों को एक एक करके मरता देख गुस्से से पागल हो जाता है। वह खुद रिवॉल्वर उठाकर प्लेन की तरफ दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ ब्रैड प्लेन को रनवे की तरफ बढ़ा देता है और तभी एक आतंकवादी प्लेन के सामने रॉकेट लॉन्चर लेकर आ जाता है। उसका इरादा एक ही वार में पूरे प्लेन को उड़ाने का था, लेकिन सही समय पर टोनी की नजर उस पर पड़ जाती है। वह बिना देर किए अपनी गन से उसे गोली मार देता है और सभी की जान बचाता है। यह देखकर ब्रैड समझ जाता है कि टोनी ने एक बार फिर सबकी जान बचाई है। इसके बाद वह पूरी ताकत लगाकर प्लेन को उड़ाने में कामयाब हो जाता है। प्लेन को सुरक्षित उड़ता देखकर टोनी मुस्कुराता है और पैसों से भरा बैग उठाकर जंगल की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ ब्रैड प्लेन को आइलैंड से दूर ले जाता है। तभी प्लेन कंपनी का मालिक उसे एक नजदीकी एयरपोर्ट की जानकारी देता है जहां वे सुरक्षित लैंड कर सकते थे। इसके बाद ब्रैड उसी एयरपोर्ट की तरफ प्लेन उड़ा देता है, लेकिन तभी एक बार फिर प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और प्लेन बुरी तरह डगमगाने लगता है। मजबूर होकर ब्रैड दोबारा इमरजेंसी वार्निंग ऑन करता है और धीरे धीरे प्लेन को रनवे की तरफ उतारने की कोशिश करता है। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद वह प्लेन को सुरक्षित लैंड करा देता है और सभी लोगों की जान बच जाती है। ये देखकर ब्रैड और उसका को पायलट राहत की सांस लेते हैं। दूसरी तरफ प्लेन कंपनी का मालिक और उसकी पूरी टीम भी ये खबर सुनकर बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद ब्रैड पीछे जाकर सभी पैसेंजर्स का हाल देखता है। जब वह सभी को सुरक्षित देखता है तो उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। तभी सभी पैसेंजर्स उसके लिए तालियां बजाते हैं और उसकी बहादुरी के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच जाती है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। आखिर में ब्रैड सभी पैसेंजर्स को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है और खुद प्लेन की सीढ़ियों पर बैठकर राहत की सांस लेते हुए अपनी बेटी को कॉल करता है। इसी के साथ इस कहानी का अंत